आधुनिक भारतीय राष्ट्र अपने अस्तित्व के लिए पटेल का उतना ही ऋणी है जितना कि गांधी और नेहरू का। फिर भी इस महान राजनेता को उनके योगदानों और स्वतंत्रता संग्राम में उनके बलिदानों का रिकॉग्निशन उतना नहीं मिला जितना कि उन्हें मिलना चाहिए था। आज तो ये आपको कहने के लिए आया हूं कि जो पुराना हिंदुस्तान जिसके लिए कभी कभी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि इतनी सदियों तक हम गुलाम रहे, लेकिन आज जो हम आजाद हुए हैं वो आजाद हिंदुस्तान के सुपुत्रों का एक कर्तव्य है कि इसको फिर गुलाम बनने न दे और इसको फिर पीछे हटने न दे, आगे हटाना। यह वह समय था जब गांधी जी के प्रिय व्यक्तियों में से एक नेहरू जी भी थे और सरदार पटेल भी थे। और सरदार पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि गांधी की बड़ी इज्जत करते थे और गांधी के कहे हुए बातों को कभी नकारते नहीं थे। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा होता था कि ही न्यू दैट it is for the detriment for the Patel, but Patel never said no to Gandhi and then he accepted whatever Gandhi said to him. So दो personalities जो गांधी के लिए अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण थे, that is नेहरू और पटेल। तो आज हम इस अध्याय में बात करेंगे नेहरू और पटेल की पर्सनालिटी के बारे में। दोनों एक महान राजनेता थे और दोनों ने आधुनिक भारत की नींव रखने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इस महत्वपूर्ण भूमिका के दौरान उनके बीच मतभेद भी रहे, समानताएं भी रही, एक दूसरे के प्रति इज्जत भी रही। अभिवादन स्वीकार कीजिए नीरज राव का कल्चर क्वांटम के इस अध्याय में। और इस अध्याय में चलिए हम जानते हैं नेहरू और पटेल के विभेदों के बारे में और उनकी असमानताओं के बारे में। जहां तक बात रहती है ग्राउंडेड नेचर और कंपैरेटिव एम्बिशन की, दोनों ही नेता ग्राउंडेड थे और दोनों के ही एम्बिशंस भारत को बनाने के बारे में थे। पर फिर भी अगर कंपैरिजन करें तो ये बात ऑब्वियसली बहुत क्लियर है कि it was the Patel who threw away his personal motivations, or basically he was not interested in many high constitutional positions. In fact, he was very pragmatic and he carried a lighter self. Moreover, he carried not only a lighter self but a nimbler sense of self. On the other hand, Nehru ji had a fine ideas about building the nation, but then he also considered himself to be in a high position and he wanted to be in that high position. अगला कंपैरिजन तब आता है जब हम कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोजीशन की बात करते हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट पोजीशन में गांधी की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। इन 1929, 1936 and 1946 Nehru was the president of the Congress and at all the occasions Sardar Patel was a popular choice. 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने सरदार का नाम प्रस्तावित किया है। And all the time he was the one who surrendered when he was requested by Gandhi. और जब कभी भी गांधी ने उनको ये कहा कि आपको ये पोजीशन नेहरू जी के लिए छोड़ देना चाहिए, पटेल ने बिना किसी शक संदेह, बिना किसी लाग लपेट के उस बात को कभी भी कॉन्टेस्ट नहीं किया और तुरंत ही छोड़ दिया। मैं अपना नाम वापस लेता हूं। Next comparative theme about the two great leaders is handling of the citizens in the democracy. दोनों ही महान नेता थे, दोनों के अलग अलग ही आइडियाज थे लोगों को हैंडल करने के। जहाँ तक नेहरू जी की बात आती है, वो लॉ इन्फोर्समेंट, लोगों को फ्यूचर के बारे में सोचने के बारे में, इगैलिटेरियनिज्म के बारे में और महान राजनेताओं से आइडियाज बोरो करके लोगों को इंस्पायर करने के बारे में सोचते थे। ऑन द अदर हैंड Patel was a more practical person and he knew the democracy much better way. In fact, Patel ने एक बार कहा कि democracy is not like a plebiscite. In fact, it is a everyday judgment and one has to be involved in the democracy on day-to-day basis. It is not a 5-year affair only. So let's move on to next important comparative theme between Nehru and Patel, and that is their understanding of rural India. जहाँ तक रही बात नेहरू जी की, ना तो वो गांव में पैदा हुए थे, ना गांव में उनकी पढ़ाई हुई थी, पर फिर भी उन्होंने भरसक प्रयास किया भारत के गांव के बारे में जानने के लिए और भारत के लोगों के बारे में जानने के लिए। एंड एज फार एज हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूरल इंडिया इज कंसर्न, इट वाज मेनली बेस्ड ऑन हिज एक्सटेंसिव रीडिंग ऑफ सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड दैट इज बेसिकली बोरोड आइडिया फ्रॉम यूरोप।
और नेहरू जी ऐसा चाहते थे कि भारत में भी यूरोप जैसे रेवोल्यूशन के आइडियाज़ आएँ और उनका यह बिलीव था कि इससे लोगों की लाइफ में बेहतरी आएगी। पर जब हम पटेल की बात करते हैं तो पटेल तो खुद ही गांव से थे और he has seen very closely that what is the life of a poor and he has most intricate understanding of the rural life of India, क्योंकि उन्होंने जमीनी तौर पे लोगों को देखा था और लोगों की परेशानियों को देखा था। और पटेल का ऐसा कहना था कि revolution is a borrowed idea, it might be good in Europe but when it is brought to India so it will do more harm to India's progress and India's path of freedom than doing any good to India. So moving on to next important comparative theme between the two personalities is little unconventional, that is basically legacy of their fathers on their persona. So जहाँ तक बात रही सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उनके पिता श्री झावर भाई पटेल was a devout religious person. He had deep belief in Hinduism. In fact, he was follower of Swami Narayan sect. And moreover, it is said that many a days he used to walk 30 kilometers to reach nearest Swami Narayan temple. As far as Patel's personality and the impact of legacy of his father is concerned, he did not embrace every aspect of the religiosity of his father, but Patel never shunned his identity of Hinduism and he always kept it very intact, and religion was a very important part of his life. जहाँ तक बात आती है जवाहरलाल नेहरू और उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू की, मोतीलाल नेहरू was a very pragmatic person and he was highly rationalist. Then apart from it, Motilal Nehru was atheist and he never believed in religion. तो इनिशियली जब नेहरू जी उनके इस व्यक्तित्व को देखते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनके फादर का व्यक्तित्व काफ़ी ही कठोर है और कुछ ज़्यादा ही वो रैशनैलिटी की बात करते हैं. But as it happened in the later stage, when he was little more young and then he started going to schools and colleges, then he started believing that religion is to do with the women, not with the men. And by the time when he has matured, he became more of a reflection of his father than anybody else. And Nehru himself became quite atheist and also very rationalist. तो आगे बढ़ते हैं अगली कंपैरेटिव थीम, दैट इज सोशलिज्म एंड गवर्नमेंट्स कंट्रोल ऑन इंडस्ट्री. सो इस बारे में बात करने से पहले हमें जानना होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में आया था और वहाँ सोशलिज्म की स्थापना होने से पहले इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुके थे. जहाँ तक बात आती है भारत की, सो नेहरू जी सोशलिज्म चाहते थे. वो यह भी चाहते थे कि इंडस्ट्रीज़ पे गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल हो रैदर दैन एनी कैपिटलिस्ट और एनी अदर प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट. बट जहाँ तक बात आती है पटेल जी की, सो पटेल जी इस बारे में बड़े क्लियर थे कि पहले इंडस्ट्री होना चाहिए, उसके बाद हम सोशलिज्म की बात कर सकते हैं. और he was not in the favor of so much of control of government on the industry. In fact, Patel wanted to give more scope to the people of India as a decision making in the industrial development of India. Another very important comparative theme between Nehru and Patel is the requirement of united civil services of India. Once Nehru ji said that civil services is neither Indian nor civil, not a service. And in fact, he was not in support of United Civil Services of India. वो ऐसा समय था जब प्रिंसली स्टेट्स भी अपने सिविल सर्विसेज के बारे में बात कर रहे थे. और पटेल at this point of time, he said that the need of the nation is a unifying force, a glue which will bind the India's administration. Even if it is little compromise, but then it is required. And he called it as steel frame of India. And definitely, obviously, clearly this round goes to the Patel because it was his intervention which led to the creation of All India United Civil Services. नेहरू जी जो कि बिगिनिंग में इस बात से बिलीव नहीं रखते थे, पटेल की मृत्यु के बाद उन्होंने इस सिस्टम को हटाया नहीं, इनफैक्ट इसको और सुदृढ़ किया. तो नेहरू जी खुद ही ये समझते होंगे कि भले वो बिगिनिंग में सहमत नहीं थे, परंतु सिविल सर्विसेज इज अ क्विंटेसेंशियल थिंग फॉर द इंडियाज न्यू बिगिनिंग. अगला महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पे नेहरू जी और पटेल जी के डिफरेंसेस थे वो यह मुद्दा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी को कैसे चलाया जाए और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाया जाए. इनफैक्ट पटेल वॉज ऑफ द बिलीव दैट कांग्रेस मस्ट बी रन इन अ डेमोक्रेटिक मैनर
and there were some changes which were required in the Congress Working Committee meeting. One of the things that Patel suggested that कि कांग्रेस में दोहरी मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए, एंड जैसा कि उस समय पे चल रहा था कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां भी थी, जैसे कि कांग्रेस स्वराज पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी. सो पटेल जी के अनुसार दोहरी मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए थी, बट नेहरू जी वॉज वेरी क्लोजर टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी. इन फैक्ट he has that particular emotional attachment with the socialist agenda, and he never wanted that these type of the dual membership must ever be over. So very often the two leaders disagreed on this matter. दोनों नेताओं के बारे में ऐसे और भी बहुत सारे ओकेजन्स आए जहाँ पे वो एक दूसरे से बिल्कुल ही असहमत थे, और इसमें से एक मुद्दा है ऑपरेशन पोलो इन हैदराबाद. When the Nizam of Hyderabad was not ready to integrate with the Indian nation, so that is the time when Patel ji suggested कि हमें यहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और नेहरू जी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे कि वहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल होना चाहिए. इनफैक्ट दोनों के बीच में काफ़ी गहमा गहमी भी थी, परंतु हुआ वही जो भारत के हित में था. हैदराबाद का भारत में विलय. अगर हैदराबाद का भारत में विलय नहीं होता तो इससे बड़ी कोई भूल नहीं हो सकती थी, और पटेल की व्यवहारिकता और उनकी प्रैक्टिकलिटी, या ये कहें उनके प्रैग्मेटिज्म से भारत विभाजित होने से बच गया. चलते चलते एक बहुत अहम मुद्दा रह जाता है, और इस अहम मुद्दे को डिस्कशन में लाए बिना अगर इस वीडियो को एंड कर दे तो शायद अधूरा रह जाएगा. पटेल, जैसा कि हर लोग बार बार कहते हैं कि वो बहुत प्रैग्मेटिक थे, और शायद उनका विजन ज़्यादा बड़ा था एज कम्पेयर टू एनी अदर लीडर. इट्स नॉट अबाउट दैट नेहरू जी वॉज ऑन फॉल्ट, बट इट्स ऑल अबाउट दैट पटेल हैज़ अ फार विजनरी साइड. भारत आज एक बहुत बड़ा मुल्क है, और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है. And it comes all at the time of Kashmir issue. In fact, पटेल जी ने नेहरू जी को कहा था कि आप इस सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के मुद्दे को ले जा रहे हैं, आपको बाद में पछतावा होगा कि ये सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, ये नॉन सिक्योरिटी काउंसिल है. कहा कि अगर वो चाहें तो ये काम यूएनओ की देखरेख में किया जा सकता है. नहीं, इसकी जरूरत नहीं है. लेकिन इसमें हर्ज भी क्या है? ये हमारी अंदरूनी समस्या है, उसको सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी और को बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है. और जैसा कि हम आज तक ये देख रहे हैं कि ये मुद्दा कभी किसी सॉल्यूशन को नहीं पहुंचा. तो इट्स वेरी क्लियर दैट देयर वर द टाइम्स व्हेन पटेल्स विजन वाज फार मोर राइट देन एनी अदर लीडर ऑफ इंडिया. एंड वन थिंग इज टू बी नोटेड that this is also the first time that a national issue was taken to international platform. And when it was taken to international platform, though we thought about its resolution, but resolution hasn't happened till this date. So हमें इससे क्या समझ मिलती है? घर के मुद्दों को घर में ही सुलझाना चाहिए. जब हम अपने घर के मुद्दों को अपने घर से बाहर ले जाते हैं तो लोग उसे सुलझाने के बजाय उसे हमेशा ज्वलंत रखते हैं, और यही हुआ है आज तक कश्मीर के साथ. I would request all the viewers to watch this video rationally and improve your knowledge, and further use this video to enhance your marks in exam. But at the same point of time, please don't indulge in any kind of trolling or bashing, because it's not the place where it is required. It's just about that knowing your history and knowing the things, and then how beneficial it could be in your future. So best of luck to all of you. Stay happy. So I'm very hopeful that this comparison of the personalities will be highly helpful to you guys in your exams, and moreover, not just exams, but also widening your knowledge about the great personalities of India. And we'll continue with this type of the episodes of the comparison of personality in a very regular manner. Till then, thank you to all of you for watching Culture Quantum. And please do not forget to share, subscribe, and like Culture Quantum.